हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। अपना जो है 8 चैप्टर पढ़ रहे थे अपन। चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक में अपन ने पढ़ लिया था कि कार्बन की विशेषताएं क्या क्या होती। कार्बन की विशेषताओं में अपन ने जो है उसके यौगिक कैसे बनाता है, समचतुष्फल की संरचना होती है, श्रृंखलन का गुण दिखाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हाइड्रोकार्बन पढ़ लेते हैं अपन आज। हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो हाइड्रोकार्बन कल भी लिखा था अपन ने कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखो, हाइड्रोकार्बन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो विवर्त श्रृंखला युक्त, विवर्त श्रृंखला युक्त, या इनको आप बोल सकते हो अचक्रीय। क्या बोल सकते हो, अचक्रीय आप इनको बोल सकते हो, अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय का मतलब इनकी जो है कार्बन कार्बन से जो है गोल संरचना नहीं बनेगी, लंबी संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं तो दूसरा होता है संवर्त श्रृंखला युक्त, संवर्त श्रृंखला युक्त, संवर्त श्रृंखला युक्त। तो संवर्त का मतलब होता है गोल संरचना, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं चक्रीय यौगिक, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। दो चीज़ें समझ में आ गई। हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ने वाले हैं और उनमें भी विवर्त श्रृंखला युक्त यानी अचक्रीय, मतलब जिनकी गोल संरचना नहीं बनेगी, कार्बन कार्बन मिलकर गोल संरचना नहीं बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है जुड़कर गोल संरचना का निर्माण करेंगे। तो यह याद रखना, ठीक है। अब इसमें भी जो है अपन इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अभी समझाते हैं इसका। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त का वैसे तो अगर केमिस्ट्री में अपन संतृप्त विलयन पढ़ते हैं तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो है अधिकतम मात्रा घुल जाती है। मतलब एक तरीके से एक ऐसे ताप पर जो है, एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा जो है घुलना बंद हो जाए। मतलब जैसे पानी में आप शक्कर मिलाते जा रहे हो, एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक टाइम पे शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, तो उसको संतृप्त बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, ठीक है, एकल बंध। और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध या त्रिबंध, ठीक है। ये ध्यान रख लोगे आप लोग, नोट्स में मैंने आपको दे दिया है ये। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपन पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एल्केन, ठीक है, एल्केन पढ़ेंगे। और एल्केन जो होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि आप इनमें अनुलग्न जो है क्या लगाओगे, या इसको बाद में पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अभी इतना याद रख लो, एल्केन पढ़ेंगे। इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। और ये तो हो गया इतना अपना अचक्रीय यौगिक, एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं, ठीक है, सिंपली बात है। और अगर संवर्त श्रृंखला चक्रीय यौगिकों की बात करें अपन, तो चक्रीय यौगिकों में देखो इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब देखो एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि गोल संरचना तो बनाएंगे लेकिन इनमें द्विबंध वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो या आप बोल सकते हो कि बेंजीन वाले यौगिक, उनके बेंजीन वाले यौगिक तो सारे यहाँ आएंगे। बेंजीन जो कल पढ़ा था अपन ने, शायद बेंजीन कल नहीं पढ़ा है ना देखो, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन यौगिक जो होते हैं, जैसे कि एक इस तरीके से संरचना होती है बच्चों, ध्यान रखना इसको। 6 कार्बन होते हैं
और ये इस तरीके से गोल संरचना बनाएंगे 6 कार्बन, ठीक है। और एक छोड़ के, जैसे ये डबल बॉन्ड लगा दिया ना, ये डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, एक छोड़ दिया फिर यहाँ पे, एक छोड़ दिया फिर यहाँ पे, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, बेंजीन। ये क्या होता है, बेंजीन बच्चों, ये क्या होता है, बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो या तो बेंजीन होगा या बेंजीन के व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब है कि बेंजीन और इससे बनने वाले यौगिक, इसी से बनने वाले यौगिक, जैसे मैं यहाँ पे कुछ H की जगह क्लोरीन लगा दूँ, H की जगह OH लगा दूँ, ऐसे समूह लग जाएंगे तो वो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं ना अपन, नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी इसी में आएंगी, वो बेंजीन का व्युत्पन्न है, ठीक है। उसके बाद में ये सारे यौगिक जो हैं वो किस में आएंगे, एरोमेटिक में, मतलब एक चक्रीय संरचना, और वो उसमें भी जो है बेंजीन के व्युत्पन्न या बेंजीन जो है उसको अपन एरोमेटिक यौगिकों में रखते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक और इनको एलिफेटिक बोलते हैं। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो बिना धुएं के जो हैं जलते हैं, और यहाँ एरोमेटिक की बात हो रही तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं, मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया है। एलिफेटिक यौगिक होते हैं बच्चों, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे द्विबंध नहीं होगा, तो द्विबंध नहीं होगा तो मैंने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बंध बनाता है अधिकतम, कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। जब भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है तो कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। कार्बन, इस वाले कार्बन को देखो 2 बंध तो बना लिया इसने, ठीक है, 2 बंध बना रखा है तो 2 और हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये वाला कार्बन भी 2 बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन भी 2 बंध बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से सभी जो है 2-2 हाइड्रोजन के साथ योग करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या था, द्विबंध उपस्थित था, इसलिए एक कार्बन 3 बंध तो पहले से ही बना रहा था, एक एक ही लगाने थे अपने को, ठीक है। यहाँ पे 2-2 लगाने पड़ेंगे। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अगर इतना ये, इसको डायरेक्ट H2 CH2, ठीक है, CH2 इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उनमें अपन साइक्लो पूर्व लगन लगाते हैं, साइक्लो पूर्व लगन का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हो तो प्रत्यय क्या होता है, जो पहले जुड़ता है वही होता है क्या, तो जो पहले जुड़ता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से साइंस में यहाँ पे क्या होगा, पूर्व लगन, ठीक है। तो ये साइक्लो हमेशा ऐसे यौगिकों के नाम के पहले साइक्लो आएगा, ठीक है, क्या आएगा, साइक्लो। और अभी मैं आपको एक टेबल लिखवाने वाला हूँ, उसमें आपको पता चलेगा कि इनको अपन 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं। तो साइक्लो, इसका नाम क्या हो सकता है, साइक्लो, और 6 कार्बन को अपन बोलते हैं हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन होगा ये, ठीक है। तो इतना याद रख लोगे, ये इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये 2-4 बार जब देखोगे तो आसान हो जाएगी चीज़ें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अब अगला टॉपिक अपना नामकरण, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, तो आप इसको स्टार लगा के, डबल स्टार लगा के कैसे भी लिख लेना, ठीक है। तो देखो, अगर कार्बन की संख्या जो होती है कार्बन की संख्या जो होती है उनको अपन कैसे निरूपित करते हैं, वो आपको लिखना है कि कार्बन की संख्या के लिए पूर्व लगन कैसे लगाते हैं, ठीक है। पूर्व लगन कैसे लगेगा, देखो, कार्बन की संख्या के लिए अपन पूर्व लगन लगाएंगे, तो पूर्व लगन देखो, एक टेबल बना लो इस तरीके से, एक साइड लिख लो कार्बन की संख्या, ठीक है, वह पूर्व लगन, ठीक है। पूर्व लगन कैसे लिखेंगे, देखो,
सबसे पहले अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो उसको अपन बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे बच्चों? मेथ। कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोलेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे भाई? प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है तो बोलेंगे ब्यूट। जहाँ भी इस चैप्टर में अगर आपको कार्बन 4 दिख रहा है तो इसका मतलब कार्बन 4 दिख रहा है तो उसको अपन ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ब्यूट। सीधी श्रृंखला होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सीधी श्रृंखला। IUPAC में ये चेंज हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपसे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो C4 के लिए अपन क्या लगाएंगे? ब्यूट। C5 के लिए पेंट। ठीक है, C6 के लिए क्या आ जाएगा? C6 के लिए हेक्स। C7 के लिए हेप्ट। C8 के लिए ऑक्ट। ठीक है, और C9 के लिए नॉन, और C10 के लिए डेक। ठीक है, 10 तक आपको याद रखना है। एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरीके से जो है अपन कार्बन संख्या के लिए पूर्व लगन उपयोग में लेंगे। एक आपको इसमें याद रखना है, अगर द्विबंध आ जाता है, अगर नामकरण में कहीं द्विबंध आ जाता है, एकल बंध आता है, तो आप क्या उपयोग करोगे उसके लिए? तो एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के लिए अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जो नाम के पीछे जुड़ता है। ठीक है, एक तो पहले लगता है साइंस में उसको पूर्व लगन, बाद में जुड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुलग्न बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी टेबल बना लो एक। अनुलग्न। ठीक है, अगर पहला आपको याद रखना है कि एल्केन जो होते हैं, एल्केन, ठीक है, और एल्केन के लिए आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है? एकल बंध आता है। एल्केन में हमेशा क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। तो इसके लिए अपन एन यूज़ में लेंगे, एन उपयोग में करेंगे। इसका अनुलग्न यानी बाद में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। दूसरा आपको याद रखना है एल्कीन, और एल्कीन जो होता है ना उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों? द्विबंध। ठीक है, कम से कम एक द्विबंध होना चाहिए। कम से कम अगर श्रृंखला जैसे ये पढ़ी थी अपन ने, तो इसमें अगर जैसे यहाँ पे द्विबंध है ना तो ये एल्कीन होगा, यहाँ पे द्विबंध है तो भी एल्कीन होगा। 2 आ गए, कम से कम एक होना चाहिए, 2 तो फिर है ही। अगर ये द्विबंध नहीं होता तो ये एल्केन होता बच्चों, ये एल्केन। द्विबंध नहीं आता तो ये क्या होता? एल्केन। अब एक भी द्विबंध आ गया तो इसका मतलब ये एल्कीन, और अगर एक त्रिबंध आ गया, जैसे मान लो त्रिबंध आ गया यहाँ पे, तो वो तीसरी वाली कंडीशन होती है एल्काइन। क्या होती है? एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? त्रिबंध होगा। एल्कीन के लिए ईन लगाएंगे अपन अनुलग्न, यानी बाद में नाम के बाद में जब इनका नामकरण करेंगे अपन तो ईन लगाएंगे और इसमें आयन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कल मैंने नोट्स दिए होंगे, उसमें एक चीज़ लिखी थी मैंने, नाम लिखे थे इनके। ठीक है, जैसे अपन ने कल पढ़ा भी होगा बोर्ड पे कि एथाइन, एल्केन अपन ने पढ़ा था एथीन। एथीन, तो एथ का मतलब 2 कार्बन होता है ना, 2 कार्बन लिख दिए। ईन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन से जो है कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। तो 2 बंध तो बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस तरीके से जो है दिमाग लगाना होता है, ये एथीन होगा। ठीक है, अब इसी को अपन ध्यान रखेंगे और आगे नामकरण में इनका उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रतिस्थापी समूह होते हैं जो नामकरण में बहुत काम में आते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापी इंपॉर्टेंट लगा लेना, डबल स्टार। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? देखो, श्रृंखला में कुछ ऐसे समूह होते हैं जो है उनका अपन क्या लगाते हैं? पूर्व लगन के रूप में उनको उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं अपन। पहला एक CH3 होता है, देखो CH3। ठीक है,
बंद खाली रहेगा और CH3 ये बंद है, ठीक है, डैश नहीं लगा रहा हूँ, ये क्या है, बंद खाली रहेगा, ये जुड़ेगा, मतलब जैसे ये श्रृंखला थी ना, जैसे ये श्रृंखला है तो ये CH3 जैसे यहाँ बंद लगाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। बच्चों क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों। इसको अपन बोलते हैं क्या, मैथिल, क्या बोलते हैं, मैथिल, मैथिल नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा है CH2 CH3, ठीक है, ये बंद है सब ये वाले बंद नहीं है, ठीक है, ये बंद है और ये इनके बीच में बंद है, फिर मैं इसका नाम लिख रहा हूँ क्या, एथिल, ठीक है। एक होता है CH2 फिर बंद, CH2 फिर बंद, CH3, ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं क्या, प्रोपिल। इनको लिख लिख के याद कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बार बार इनका उपयोग मिलेगा आपको, ठीक है। फिर एक होता है CH2 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 CH3, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ब्यूटिल, ब्यूटिल, ठीक है। एक होता है CH3 CH3, एक ही कार्बन के इस तरीके से दो CH3 जुड़े हुए हों तो इसको बोलते हैं अपन आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है, आइसोप्रोपिल, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ, एक होता है क्लोरीन, श्रृंखला में आपको जो है क्लोरीन देखने को मिलेगा, इसको आपके लिए, इसके लिए जो है आप नाम जो उपयोग करोगे वो लोगे क्लोरो, ठीक है। इसके लिए जो आप नाम उपयोग में लोगे, यानी ये हमेशा जो है पूर्व लगन में लगेगा और इसका नाम जो लोगे आप वो क्या लोगे, क्लोरो, ठीक है। और फिर F के लिए आप लोगे फ्लोरो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में Br के लिए आप ब्रोमो, क्या उपयोग में लोगे, ब्रोमो, ठीक है। क्लोरीन से क्लोरो, फ्लोरीन से फ्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, आयोडो, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, तीनों से ध्यान रखना। एक होता है NO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो, क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रो। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ प्रतिस्थापी समूह होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको आप याद रखोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अपन शुरू करते हैं क्या, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो ये अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया, किस तरीके से इनको बांटते हैं हाइड्रोकार्बनों को। अब देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे इतना साइंस ने इतना विकास नहीं किया था, उस टाइम पे कुछ यौगिक होते थे उनको नामकरण दिया जाता था, ठीक है, उनको क्या है, नामकरण दिया जाता था। तो पहले जो है आप इसकी टॉपिक लिखो कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नामकरण मतलब जैसे बच्चा होता है ना तो उसका नामकरण नहीं करते, तो यहाँ भी यौगिक जैसे होता है उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो नामकरण करेंगे, उसमें 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहले उपयोग की जाती थी रूढ़ पद्धति, पहले कौन सी उपयोग में की जाती है, रूढ़ पद्धति, ठीक है बच्चों। अब देखो ये चीज़ें जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ईजी चीज़ें हैं। तो आपको अभी थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बल्कि आप अगर पढ़ोगे इनको रेगुलर तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। रूढ़ पद्धति, फिर एक होता है व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि एक यौगिक उससे आप कितने यौगिक बना पाते हो, तो उनको अपन व्युत्पन्न पद्धति बोलते हैं। व्युत्पन्न होता है मतलब एक तरीके से उसी से अपन यौगिक बना देंगे, एक सरल यौगिक होगा उससे अपन व्युत्पन्न बनाएंगे, फिर उसका नाम कर देंगे अपन, ठीक है। एक होती है IUPAC पद्धति, IUPAC, ठीक है, पद्धति। IUPAC की फुल फॉर्म में जब ये पढ़ेंगे अपन तभी लिखवा दूंगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश में याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है भाई। ये 3 पद्धतियाँ अपन पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में। तो सबसे पहली जो है वो पढ़ेंगे अपन रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति का मतलब क्या है, रूढ़ पद्धति जो है जब IUPAC सिस्टम नहीं आया था तो उससे पहले कौन सी पद्धति यूज़ में ली जाती थी नामकरण के लिए, रूढ़ पद्धति, ठीक है। और रूढ़ पद्धति में जो है आपको चीज़ें याद रखनी है क्या, कि इसकी अगर बात करें अपन रूढ़ पद्धति की,
तो इसको जो है इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है उसके प्राकृतिक स्रोत और उसके गुणों के आधार पर दिया जाता था इसका नाम, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पढ़ा है ना सबने, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल नाम क्यों पड़ा उसका, क्योंकि चींटी जो होती है ना उसको लैटिन भाषा में फॉर्मिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। तो वहाँ से उसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि चींटी से मिलता है वो, अपने को ये पता है, ठीक है। तो रूढ़ पद्धति में इनमें कार्बनिक, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कार्बनिक यौगिकों का नाम, मैं नोट्स में लिख दूंगा इनको, ठीक है। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम उसके प्राकृतिक स्रोतों या फिर उसके गुणों के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। अब टेबल में जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि यौगिक और रूढ़ नाम, तो जैसे CH4 है, तो ये इसका नाम जो है मार्स गैस पड़ा है बच्चों, मार्स गैस, मार्स गैस। और क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कहाँ से मिलती है अपने को, स्रोत लिख सकते हो आप इसको, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया, या फिर आप इसको बोल सकते हो दलदल, दलदल से प्राप्त, दलदल से प्राप्त। तो दलदल को अपन मार्सी एरिया बोलते हैं, मार्सी स्थान बोलते हैं, तो उसके नाम से इसका क्या पड़ गया, मार्स गैस, ठीक है। एक होता है CH3OH, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, ठीक है, कास्ट स्प्रिट। और इसको जो है क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, लकड़ी के भंजक आसवन, भंजक आसवन से प्राप्त, भंजक आसवन से प्राप्त होता है। नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी याद रख लो केवल कि CH4 जो है उसको मार्स गैस बोलते हैं और ये दलदल से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या पड़ गया नाम, मार्स गैस। CH3OH इसको कास्ट स्प्रिट बोलते हैं, कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और लकड़ी का भंजक आसवन जब करते हैं तो ये प्राप्त होता है। आसवन पढ़ा है ना आपने, उसी तरीके से भंजक आसवन भी होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये पढ़ा आपने एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिरका जो होता है ना, सिरका, उसका लैटिन नाम होता है बच्चों क्या, एसिटम, क्या होता है, एसिटम। तो उससे जो है इसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक अम्ल, ठीक है। क्योंकि सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और उससे नाम क्या पड़ गया इसका, एसिटम, ठीक है बच्चों। क्योंकि सिरके को जो है एसिटम बोला जाता है, तो एसिटम से एसिटिक अम्ल, इस तरीके से जो है इसका नाम आ गया। एक होता है इसमें क्या एक होता है लैक्टिक अम्ल। देखो लैक्टिक अम्ल किस तरीके से संरचना होती है, CH3COH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको। ये एल्कोहल होता है, तो ये दोनों समूह इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बन 4 बंध बनाना चाहिए, देखो 1 2 3 4, हमेशा ध्यान रखना जब भी ये यौगिक पढ़ेंगे अपन कार्बन के 4 बंध जरूर बनाने हैं। हाइड्रोजन के साथ ज़्यादातर वो क्या करता है, अपनी संयोजकता पूरी करता है। और समूह तो आपको मिल ही जाएगा, अगर समूह जो है दिया जाएगा तो समूह तो मिल ही जाएगा, नाम में या फिर संरचना में, दोनों में आपको जो है ना, जैसे ये समूह था तो ये तो दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब हाइड्रोजन से आपको जो है इसकी क्या करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है बच्चों, लैक्टिक अम्ल। और ये कहाँ से मिलता है, इसका नाम लैक्टिक क्यों पड़ा, क्योंकि दूध को क्या बोलते हैं, लैक्टम, ठीक है। दूध को क्या बोलते हैं, लैक्टम, और ये दूध में पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। दूध को क्या बोलते हैं, लैक्टम बोलते हैं, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया, लैक्टिक अम्ल। तो इस तरीके से रूढ़ पद्धति में इनका नाम दिया जाता था। रूढ़ पद्धति का कल और डिस्कस करेंगे अपन, कल और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें, ठीक है। इनको बार बार 1-2 बार और देखना, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिवाइज करना, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और नोट्स मैं आपको दे दूँगा, और इसके बारे में जो है और आप बुक से पढ़ लेना एक बार और, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।